तो लेखपाल भर्ती के लिए हम लोग जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए। और शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उसकी कुछ डिटेल्स भी मैं दूंगा, तो आप पेपर पेन लेकर भी बैठ जाएं, जिससे कि आपको कुछ अगर एडिशनल चीज़ें नोट करनी हो तो आप उसे अपने पास नोट कर सकें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1974, 1972, 1975 या 1971। तो किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? अब ऑप्शन में आपके सामने वैसे तो मैं आंसर भी देता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि एग्जैक्टली क्या है, बट चीज़ों को समझेंगे ज़रा क्लियर करके। यहाँ पर 1973 में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जो इंदिरा गांधी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। ये 20 सूत्री कार्यक्रम था क्या? इसमें एग्जैक्टली ये था कि विभिन्न राज्यों में, यानी अलग अलग जो राज्य थे उनमें कुछ मापदंडों पर गरीबी उन्मूलन का जायजा लिया जाता था। उस समय के टाइम में इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को 1975 में शुरू किया था, जो 1982, 1986 और 2006 में इसका पुनर्गठन भी किया गया था। यानी 1975 से इसकी शुरुआत हुई और इसके अलावा 1982, 86, 2006 में पुनर्गठन किया गया और नए मानकों को पेश किया गया था। इसमें इस कार्यक्रम में भूमि सीमा कानूनों को सख्ती से लागू किया गया और ग्रामीण गरीबों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया। ये प्रोग्राम का पूरा एक खाका था जो उस समय के टाइम में इसको लगाया गया था। और 20 सूत्री कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से शामिल था वो ये कि वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जो भूमिहीन मजदूरों से ऋण की वसूली रोकने के लिए कानून लाते थे। एग्जैक्टली तो ये था, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अस्तित्व में आया? तो कौन सा वर्ष था जिसमें यह विभाग जो है अस्तित्व में आया था? एग्जैक्टली 1972 में, 1974, 1978 या 1976? किस वर्ष में आया था? तो इसका सही उत्तर है 1974। अब 1974 में एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो ये अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग एवं खाद्य विभाग, जिसे कहा जाता है कृषि मंत्रालय की एक विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। यानी कि 1974 डेट याद रखेंगे, इस डेट में इसको जो है अस्तित्व में लाया गया, इसका गठन किया गया। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का गठन पुनर्गठन कर मंत्रालय के रूप में पेश किया गया था और 23 जनवरी 1982 को इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 1982 में इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग में इसे बदल दिया गया, एक विभाग बना दिया गया था। तब के टाइम में क्या हुआ कि इसको डिपार्टमेंट बना दिया गया, लेकिन 1991 में फिर इसको चेंजेस किए गए 5 जुलाई में, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का इसको दर्जा दे दिया गया। और अभी के टाइम में क्या है कि बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से भी इसमें एक विभाग का गठन किया गया, जो इसके साथ में अभी वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था, तो वो 1974 में शुरुआत इसकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रक्रिया में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्गों का अनुसरण करती है, उसे श्रेणी में शामिल करने होने का प्रयास करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण, चौड़ीकरण, पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण? तो एग्जैक्टली क्या नाम से जाना जाता है, ये चीज़ हमें यहाँ बताना है। तो इस प्रथा को या इस प्रोसेस को जो शामिल करने का प्रोसेस होता है उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या फिर प्रतिष्ठित वर्ग, तीनों वर्ग की अगर बात करें, इन तीनों का ये वर्गीकरण होता है, जिसमें उस श्रेणी को शामिल किया जाता है जो संस्कृतिकरण का प्रयास करती है। एग्जैक्टली संस्कृतिकरण की एक अवधारणा जो है, इसको पेश करने का जो एक श्रेय है वो M.N. श्रीनिवास को जाता है। इनका जन्म वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में हुआ था। श्रीनिवास की परिभाषा से स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण
और ये की प्रक्रिया जो है वो मध्यम है और निम्न वर्ग के रैंकों में शामिल होने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली एक वर्ग दूसरे वर्ग में जब ट्रांसफरेबल होता है यानी वो जा रहा होता है तो उस प्रोसेस को एग्जैक्टली हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। समाज के निम्न वर्ग को लगता है कि समाज में उसका समान अधिकार है और ये समान उसे सम्मान नहीं मिल रहा है। इस वजह से ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने की लालसा होती है। समाज में निम्न वर्ग जो भी नीचे तबके के लोग होते हैं क्या होता है विशेषकर संस्कारों के माध्यम से, धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से, कर्मकांडों और विचारों से प्रभावित होते हैं। इसीलिए श्रीनिवास ने इसे अपने जीवन में अपनाते और उन्होंने इसके लिए अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसके लिए सही उत्तर होगा संस्कृतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। विघटन मतलब अलग होने का कारण नहीं है। तो व्यक्तिवाद नहीं है, शिक्षा का प्रसार नहीं है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य नहीं है या पश्चिमीकरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा कारण है जो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। तो यहाँ पर सामान्य धार्मिक कर्तव्य यह इसके विघटन का कारण नहीं है, क्योंकि संयुक्त प्रकार के विघटन का जो सामान्य धार्मिक कर्तव्य का कारण नहीं है, क्योंकि बल्कि संयुक्त परिवार इसकी विशेषता है। परिवार के विघटन के कारणों में सबसे पहले शामिल है शहरीकरण, दूसरा औद्योगिकीकरण, तीसरा परिवहन और संसाधनों में वृद्धि, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, जनसंख्या वृद्धि, परिवारवाद, पश्चिमीकरण या महत्वपूर्ण पारिवारिक वातावरण वैदिकरण आदि ये सब कारण हैं यहाँ पर। तो सामान्य धार्मिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो यह इसका गुण है, ना कि इसका कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वंश शक्ति और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से किसका योग होता है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो पितृवंशीय परिवार, एकल परिवार, मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दाय भाग संयुक्त परिवार। तो परिवार के संस्था की अगर बात करेंगे तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो पितृवंशीय प्रकार यहाँ पर जो परिवार होते हैं इतने प्रकार के परिवार बेसिकली होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वंश, शक्ति और स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के मुख्य पितृवंशीय परिवार को यहाँ पर संज्ञा उसको दी जाती है, और या फिर मातृवंशीय यानी कि माता से जुड़ी हुई परिवार को संज्ञा दी जाती है। लेकिन एक पितृवंशीय जो वंशीय परिवार है, परिवार में शक्ति या अधिकार पिता और पुरुषों के पास होता है, जबकि मातृवंशीय परिवार में सत्ता जो है माता या फिर स्त्री के हाथ में होता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई और उनकी पत्नी, विधवा बहनें और सभी शामिल होते हैं। यानी संयुक्त परिवार में पूरा का पूरा जो कुनबा होता है एक खानदान का, परिवार का, एक पिता से आगे बढ़ने वाले, वो संयुक्त परिवार में आता है। संयुक्त परिवार में एक ऐसी अवधारणा होती है जो स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं पर आधारित होता है और परिवार के सदस्यों के बीच में सामूहिकता का व्यापकता होती है। यानी कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। विशाल आकार के संयुक्त परिवार जो होते हैं उनमें इसका आंकड़ा और बड़ा होता है, जिसमें 3 पीढ़ियाँ होती हैं। सबसे पहले दादा दादी, फिर उसके बाद में उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके नाती पोते। तो इस तरह से 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर होती हैं जो विशाल आकार के संयुक्त परिवार का हिस्सा होती हैं इस तरह से। तो यहाँ पर पितृवंशीय परिवार के प्रकार की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। यह रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बी वेरी श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिससे फर्दर अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, वहाँ पर आपको पीडीएफ का अवेलेबल हो जाएगा और क्वेश्चंस के आंसर के लिए या फिर इसका पीडीएफ सॉल्यूशन ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए आप jobnoteslab.in पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन पे पूछा जा रहा संयुक्त विशेषता नहीं है। तो एग्जैक्टली विशाल आकार का परिवार, सामान्य संपत्ति, रिश्तेदार प्रणाली का अभाव या फिर सामूहिक एकता। तो देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, बट रिश्तेदारी यहाँ पर परिवार के भीतर नहीं आती है। तो रिश्तेदारी प्रणाली का अभाव ये इसकी विशेषता नहीं है। वास्तव में होता क्या है कि 3 या अधिक पीढ़ियों के संयुक्त परिवार में सदस्य एक साथ रहते हैं और ये नातेदारी प्रणाली मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। उनके पास सामूहिक संपत्ति होती है, वे सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं, सभी सदस्य नातेदारी व्यवस्था से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर रिश्तेदारी प्रणाली की बात है जो यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं है।
तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है। यानी शहरीकरण, पश्चिमीकरण, पश्चिमी संस्कृति या फिर स्थायी जीवन, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका कारण नहीं माना जाता है। एग्जैक्टली इनकी अगर हम बात करें तो स्थायी जीवन इसका कारण नहीं माना जाता है। दरअसल वास्तव में स्थायी जीवन में ग्रामीण परिवार के परिवर्तन के कारण नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीण परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवार परिवर्तन में के कारणों में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, यातायात का विकास, जनसंख्या वृद्धि और पश्चिमी संस्कृति आदि ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ होती है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। तो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार, जाति व्यवस्था में बदलाव, रोजगार के विभिन्न अवसर या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो निम्नलिखित में से पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव का कारण है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबका अगर बात करें तो पश्चिमीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं उसमें सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो महिलाओं के जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, उन्हें रोजगार के अवसर मिले हैं, जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरा, महिलाओं की स्थिति पहले दयनीय थी जो कि अब बदलाव हुई है, तो उसमें जो बदलाव देखने को मिले हैं वो जाति आधारित भी देखने को मिले हैं, यानी कि अगर यहाँ पे लिंग व्यवस्था के आधार पर देखें उसके अतिरिक्त। और पश्चिमीकरण से रोजगार के भी विभिन्न अवसर मिलते हैं, जिसकी वजह से लोगों के खाने पीने की आदतों में परिवर्तन होता है, रहन सहन में परिवर्तन होता है और विचारों के और दृष्टिकोण में, जिससे लोगों के रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब का कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, यानी सकारात्मक प्रभाव भी है, जिसकी वजह से पश्चिमीकरण में कुछ सकारात्मक चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है पूछा जा रहा। तो कौन सा नहीं है? राजनीतिक कारण, सामाजिक गतिशीलता, मनोविज्ञान या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो सामाजिक गतिशीलता इसका कारक नहीं है। सामाजिक गतिशीलता इसका परिवर्तन कारण नहीं है। सामाजिक गतिशीलता होती क्या है कि सामाजिक परिवर्तन, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को दर्शाता है, इसलिए विभिन्न कारण जो भी अलग अलग होते हैं उसमें शहरी समाज में अधिक देखा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में अगर इसके कारण की बात करें तो आर्थिक कारण हो सकता है, जैविक कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या संस्कृति पहलू आदि, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं सामाजिक परिवर्तन में, जो समाज के परिवर्तन में आता है। तो यहाँ पे कारक नहीं है पूछा गया था एग्जैक्टली, तो यही चीज़ है यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता। ये सभी के जितने परिवर्तन होते हैं ये रहन सहन में, विचारों में, इनमें परिवर्तन लाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यह कथन ग्रामीण राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के संदर्भ में किसने कहा था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों और के लोगों की संख्या जितनी अधिक है उतनी ही प्रबल जातियों के में संगठित हो जाते हैं। ये किसने कहा था? मैकआवर ने, श्रीनिवास ने, जॉनसन ने या फिर R.K. मेटल ने। तो यह कथन दरअसल श्रीनिवास जी का है। अब इसमें वास्तविकता क्या है, किस तरह से क्या चीज़ बताई गई, तो वास्तविकता ये है कि आधुनिक समय में ग्रामीणों के जीवन में राजनीतिक परिवर्तन तथा उसमें राजनीतिक चेतना आ गई है। वे अब कमज़ोर समूह नहीं हैं, बल्कि खुद में अपने आप में वह अपना प्रतिनिधि जो भी चुनते हैं वो खुद से चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं, वो किसी से दबाव में नहीं रहते हैं और मांगों को पूरा कराने में सक्षम हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक होगी वहाँ वे मुख्य जातियाँ बनाते हैं, यानी अपने आप में वो संगठित होते हैं और प्रबल होकर वो सामने आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उन जातियों का भी जो है एक वजूद बन जाता है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द जो ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर लागू होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि नामदार, कोठारी, सामंत या लंबरदार। तो इसको अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एग्जैक्टली जो है लंबरदार नाम लागू होता है। एक शब्द जो ग्राम राजस्व संपत्ति के उन जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर, यानी कि जमींदार हैं जो उनका शक्तिशाली जो परिवार है उसके लिए होता है लंबरदार नाम की उपाधि, यह उन पर लागू होता है।
नंबरदार या फिर लंबरदार एक उपाधि है जो ग्राम राजस्व के संपत्ति के जितने भी शक्तिशाली परिवार के उनके सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है, जो एक राज्य विशेषाधिकार के तरह से है और ये वंशानुगत है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ता रहता है। इसमें व्यापक सरकारी शक्तियाँ भी होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, राजस्व संग्रह करना यानी कि टैक्स वसूलना जो राज्य स्तर पे होता है। इसमें एक हिस्सा पुलिस के सहयोग से गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा दूसरा संबद्ध सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश राज्यों में ये बहुत ही प्रचलित है। संपत्ति सरकार के साथ अपने व्यवहार में एक या अधिक अतिरिक्त, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लंबरदारों द्वारा वितरित की जाती है और एक पटवारी के प्रभाव से पटवार इलाकों में, हलकों में जो उनके छोटे इलाके होते हैं उसमें वर्गीकृत किया जाता है इसे। जबकि 15-20 मंडलियों का एक कानूनगो पर प्रभार टाइप होता है, यानी उसके ऊपर भी एक व्यक्ति बैठता है जिसको कर्तव्य पटवारी के काम की निगरानी करना दे दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें रखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राम सभा का निर्णय कर्ता कौन होता है। खाप होता है, जेलदार होता है, सरपंच होता है या फिर पटवारी होता है। तो ग्राम सभा में निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है मुख्य रूप से सरपंच, और सरपंच वास्तव में ग्राम का मुखिया भी होता है, उसे ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। सरपंच अन्य निर्वाचित पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है। 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और 73वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में 1/3 यानी 1/3 पंचायत अध्यक्षों की 1/3 सीटों पर महिलाओं द्वारा भरने की आवश्यकता है, यानी अब इसका बदलाव कर दिया गया है। तो यह चीज़ भी इस क्वेश्चन के साथ आप याद रखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान या फिर ग्रामीण विकास संस्थान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान यह यहाँ पर ग्रामीण विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है। वास्तव में यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और 1983 से गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया, यानी इसका मुख्यालय के तौर पे। तो यहाँ पर जो इसका NIRD&PR के तौर पे ये जाना जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के नाम से। तो ये संस्थान जो है इस समय के टाइम में हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है और दूसरा गुवाहाटी में 1983 से स्थित है। संस्थान का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण प्रदान करना या ऐसे कार्यक्रम का आयोजित करना जहां पर प्रशिक्षण दिया जा सके, अनुसंधान करना, रिसर्च करना है, इसके अलावा रिसर्च को बढ़ावा देना है, विश्लेषण यानी एनालिटिक्स करना, एनालाइज करना किसी चीज़ों को, और ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान का पेशकश करना, ये सभी इसके मुख्य रूप से कार्य हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि देश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्र के जुड़े हुए क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि शहरी विकास में कितने दर है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर 16.51% जो संख्या है वो यहाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती है देश की कुल जनसंख्या का भाग। यानी बाकी की जनसंख्या का बात करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा ही बाहर है, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे 16.51% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच स्थापना की थी, किसकी भी स्थापना की गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे स्थापना की गई थी SBI की और नाबार्ड की, इन दोनों की स्थापना की गई थी, जो क्रेडिट यानी ऋण के लिए एक समझौते के लिए बनाया गया था। ऋणदाता यानी जो भी उसे ऋण उपलब्ध कराएगा जिन किसानों को या इन ज़रूरतमंदों को, उन्हें खास करके सस्ता और सुलभ ऋण उपलब्ध कराएंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्रेडिट आय बढ़ाने में मदद करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से फसल उत्पादन के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है, इस वजह से तो ये प्रथा शुरू की गई थी, यह प्रोसेस शुरू किया गया था, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB
भी इसमें काम करता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये इसके क्षेत्र में भी काम करता है। तो आज के ये थे 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लेखपाल भर्ती की परीक्षा से जुड़े हुए। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, आप उस नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। चलिए एक ऐसे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हाइब्रिड IQ।